क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है? ज़्यादातर लोग आप में से एप्पल गैस करेंगे और ये चीज़ सेंस भी बनाती है क्योंकि एप्पल दुनिया की सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स में से एक है और सबसे बड़ी कंपनी भी है दुनिया की। मगर एप्पल सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होने का खिताब नहीं रखती अपने पास। ये टाइटल एक्चुअली एक बैकग्राउंड कंपनी को जाता है जिसका नाम है सऊदी अरामको। अगर आपको सऊदी अरामको के बारे में नहीं पता तो वो सऊदी अरेबिया की फ्लैगशिप ऑयल कंपनी है और वो फॉर्चून 500 के टॉप में कई दशकों से हैं। हिस्टोरिकली वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी रही है हिस्ट्री में कई बार, मगर उनके प्रॉफिट्स पिछले जो 12 महीनों के हैं ना वो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। बाय नाउ अब तक तो आप सबको पता होगा कि जो है तेल के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं पूरी दुनिया में। हालांकि चीज़ें थोड़ी कम हो चुकी है अपने पीक से कुछ महीनों पहले जो थी, प्राइसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये आम लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है जो कि बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, मगर ऑयल कंपनीज़ के लिए ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। अपने पीक पे सऊदी अरेबिया $1 बिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट्स लेके आता था हर रोज़ सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट से, और सऊदी अरामको की मोस्ट रिसेंट 12 महीनों की अर्निंग्स को देखा जाए तो वो $279 बिलियन की है। और इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए ये एप्पल की अर्निंग जो कि $120 बिलियन की है उससे दुगने से भी ज़्यादा है, और ये सारे प्रॉफिट्स मिला लो एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के उससे भी ज़्यादा है। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि सिर्फ एक साल ही हुआ है जब से ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ी है। तो जैसे ही 2022 ख़त्म हुआ, सऊदी अरामको के 12 महीने के प्रॉफिट जो हैं वो और भी बढ़ते गए, पोटेंशली $300 बिलियन से भी ज़्यादा। और इतने सारे पैसों से सऊदी अरामको लिटरली सैमसंग को खरीद सकता है एक ही बार में, और उसके बाद भी उनके पास $30 बिलियन बचे होंगे। मगर चीज़ें सऊदी अरेबिया के लिए कभी भी इतनी अच्छी नहीं थी पहले। इनफैक्ट 100 सालों पहले बहुत सारा सऊदी अरेबिया जो था उसमें कबीले वाले रहते थे जो कि ज़िंदा रहने के लिए लड़ाई करते थे। अब आप कह सकते हो कि वो ऑयल से लकी हो गए और वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज से लकी हो गए। हालांकि वो चीज़ तो सही है, मगर वो ऐसा एम्पायर बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता। और अगर आप मुझ पे यकीन नहीं करते तो वेनेजुएला का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया से कई ज़्यादा ऑयल है और उन्होंने तो अपना ऑयल सऊदी अरेबिया से दशकों पहले डिस्कवर कर लिया था। तो आपको लगेगा कि ऐसा देश जो है वो कई ज़्यादा अमीर होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा गरीब देश है वो, साथ साथ हाइपर इन्फ्लेशन है वहाँ पे। यही सेम चीज़ कनाडा के लिए भी कही जा सकती है, जिनके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। कनाडा ऑफ कोर्स किसी भी तरह से ख़राब काम तो नहीं कर रहा, मगर क्योंकि वो एडवांस कंट्री है सऊदी अरेबिया से भी पहले से, तो आपको लगेगा कि वो कैपिटलाइज कर चुके होंगे ज़्यादा ऑयल में सऊदी अरेबिया से, मगर ऐसा नहीं है। तो किस तरह से सऊदी अरेबिया जो है अपने ऑयल गेम के विजेता बने? अगर थोड़ा पीछे जाए तो सऊदी अरेबिया किसी भी तरह से ऑयल गेम में पहले नहीं आया था। इनफैक्ट वो थोड़ा लेट थे, उनकी एंट्री भी लेट हुई थी और एक स्ट्रेटेजिक एंट्री भी नहीं थी उनकी। ये तो सिर्फ एक डेस्परेट गैम्बल खेला था उन्होंने, और जब सऊदी अरेबिया ऑयल को ढूंढ रहा था ना तो सऊदी अरेबिया खुद में ही कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद जो एरिया था वो दो फैमिलीज कंट्रोल करती थी, जिसमें से एक थी हाउस ऑफ साउद और दूसरी थी हाउस ऑफ राशिद, जो कि कॉन्स्टेंटली लड़ते रहते थे। कई बार हाउस ऑफ साउद जो थी वो टॉप में रहती थी, कई बार हाउस ऑफ राशिद टॉप पे रहती थी, मगर कोई भी विजेता नहीं था दोनों में से। जो भी हो, ये बड़ी पावर की स्ट्रगल थी जो कि कहीं भी नहीं पहुंच रही थी। हावेवर ये सारी चीज़ें टर्न ऑफ द सेंचुरी में चेंज हो गई जब से 1900 आया। उस समय राशिदी फैमिली टॉप पे थी और सऊदी फैमिली का लीडरशिप अब्दुल अजीज़ अल सऊद जो है वो कुवैत में बैठा था। अब्दुल जो है वो हाउस ऑफ राशिद के बारे में भूला नहीं था और सिंपली अपना काउंटर अटैक प्लॉट कर रहा था जो कि 1902 में हुआ। अपनी इनिशियल स्ट्राइक से अब्दुल जो है वो रियाद को वापस ले चुका था, जो कि पहला सीरीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट थी और जिससे पहले कि किसी को भी पता चला साउथ वापस से कंट्रोल में आ चुके थे। राशिद जो है वो पहले की तरह एग्जाइल कर चुके थे जैसे साउथ करते थे, मगर किसी भी तरह से इसका ख़त्म नहीं था। सऊदी फैमिली को पता था कि रशीदी फैमिली जो है वो किसी भी वक्त दोबारा से हमला कर सकती, जैसा कि साउथ ने किया था उन पर। तो उन्होंने आगे जाके अपने एरिया को एडवांस किया, जिसकी वजह से राशिदी फैमिली जो है वो काउंटर अटैक नहीं कर सकते थे। आयरॉनिकली ये तो कोई भी इशू नहीं था क्योंकि राशिदी फैमिली खुद ही डिसॉल्व हो गए 1921 में, मगर साउथ को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था उस समय। तो उन्होंने एक अनबीटेबल फोर्स बनानी शुरू करी और जो पहला स्टेप था उसकी जर्नी में वो था कि एक ऑफिशियल कंट्री को बनाया जाए, और यहीं से सऊदी अरेबिया का जन्म हुआ सितंबर 1932 में। इस पॉइंट पे ऑफिशियली उनका एक देश तो था, मगर इकोनॉमी के बिना ज़्यादा किसी काम का नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो चारों तरफ से रेत से भरे हुए थे तो साउथ को है उनके पास कई सारे इकोनॉमिकल ऑप्शंस नहीं थे। इनफैक्ट उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि अपने समुंदर के एक्सेस को लेवरेज करके वो आराम से पोर्ट बना सकते थे या फिर हीरो को खोज सकते थे या फिर मछली पकड़ सकते थे, मगर ये चीज़ वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। हीरो की खोज करना अरेबियन पेनिनसुला में लिटरली 7000 सालों से चल रहा था, और अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए ये उन्हें पता था कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है।
और जो दूसरा ऑप्शन था कि वो अपने रिलीजियस सिग्निफिकेंस को लेवरेज कर सकते थे। सऊदी अरेबिया पहले भी और अब भी मक्का का घर है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स जो हैं हर साल तीर्थ यात्रा करते हैं। मगर मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि सऊदीज़ को ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा अगर रिलीजन ले आएंगे ना वो, तो उनकी खुद की पावर को दिक्कत आएगी। आफ्टर ऑल वो शहर को तोड़ रहे थे जब से उन्होंने टुक ओवर किया था, और पिछले 37 सालों में सऊदी अरेबिया ने 95% जो है मक्का की हिस्टोरिकल बिल्डिंग से उन्हें तोड़ दिया था। तो क्लियरली एक इस्लामिक वेटिकन सिटी बनना तो कोई टॉप कंसिडरेशन नहीं थी। और क्योंकि समंदर और रिलीजन जो है वो इकोनॉमिक ऑप्शंस नहीं थे, सऊदी अरेबिया को किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना था। और उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा ऑयल पे अपना हाथ आजमाने के लिए। और एक साल पे जब कंट्री की फॉर्मेशन हुई, सऊदी अरेबिया ने एक ऑयल कंसेशन एग्रीमेंट को साइन किया स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया या फिर एसओसीएल के साथ। कई सालों तक एसओसीएल के पास अपने एफर्ट्स लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था सऊदी अरेबिया में, मगर इवेंचुअली 1938 में एसओसीएल के हाथों सोना लग चुका था। कई दशकों तक सऊदी अरेबिया से आया हुआ ज़्यादातर प्रॉफिट्स अमेरिकन कंपनीज के हाथों जाता था। हालांकि सऊदी अरेबिया को छोटा सा डिविडेंड तो मिलता था। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है अनफेयर लग सकती है पहली झलक में, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थी साउथ्स के लिए इस पार्टनरशिप में। श्योर, अमेरिका जो था उनके पास शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स तो कई सारा था, मगर ये सऊदी अरेबिया था जिसके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बच चुकी थी। बिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे पे स्केल करना किसी भी तरह से सस्ता नहीं, और गेस करो किसने उस कॉस्ट को उठाया था? सारा अमेरिकन्स ने। और कैपिटल का एक्सेस देना सिर्फ अमेरिकन्स ने प्रोवाइड नहीं किया था, उन्होंने एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड करी थी जो कि सऊदी अरेबिया में उस समय तो अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल 1940 में अमेरिकन्स ने सऊदी अरेबिया की हेल्प करी 1200 किलोमीटर लंबी ऑयल पाइपलाइन बनाने में, जो कि उस समय सबसे लंबी थी पूरी दुनिया में। और अमेरिकन्स ने सऊदी अरेबिया की मदद करी थी सफानिया ऑयल फील्ड को ढूंढने में 1951 में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर ऑयल फील्ड है आज तक। तो हालांकि अमेरिका ज़्यादा प्रॉफिट्स तो रख रहा था, वो साइमल्टेनियसली एक साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, ऐसा साम्राज्य जो कि सऊदी अरेबिया जो है वो टेक ओवर करने वाला था। सऊदी अरेबिया किसी भी जल्दी में नहीं था, हालांकि उनका एंट्रेंस जो था ऑयल इंडस्ट्री में एक एक्सीडेंट ही था, मगर वो आराम से सोच के देखना चाहते थे कि किस तरह से आगे इस खेल को खेलेंगे। इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ओपेक इन 1960। अगर आपको ओपेक के बारे में नहीं पता तो बेसिकली एक ऑयल यूनियन है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के लिए। एनीवेज, ये 1970s तक नहीं था कि सऊदी अरेबिया ने फाइनली नेशनलाइज किया अरामको को। सऊदी अरामको की वेबसाइट जो है वो ये क्लेम करती है कि सऊदी अरेबिया ने अरामको को एक्वायर किया, ना कि उसे नेशनलाइज किया। ये कहानी इस तरह से चलती है कि सऊदी की गवर्नमेंट ने 25% स्टेक खरीदा 1973 में, उसके बाद 35% स्टेक खरीदा 1974 में, और फाइनली 40% स्टेक खरीदा 1980 में। और आई गेस टेक्निकली ये चीज़ तो सच है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि सऊदी अरेबिया ने मार्केट प्राइस पे करी हो अरामको के लिए। एक्विजिशन जो थी वो प्राइस कभी भी रिवील नहीं की गई, मगर एस्टिमेट करते हैं एक्सपर्ट्स कि ये शायद 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स के बीच में होगी। इन्फ्लेशन के साथ भी ये अराउंड 15 बिलियन डॉलर्स है, जो कि 2022 के वैल्यू से देखें तो। और इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए कंपनी की वर्थ 2 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बड़ा नहीं है जब से अमेरिकन्स गए हैं। तो क्या अमेरिकन्स रिप्ड ऑफ हो चुके हैं इस इक्वेशन से? प्रोबेबली हाँ, मगर आप उनके लिए ज़्यादा बुरा भी फील नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास 40 साल थे सऊदी अरेबिया के ऑयल को लूटने के लिए। और इसी चीज़ के साथ ही सऊदी अरेबिया ने अरामको को ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया था। इस पॉइंट तक तो सऊदी अरेबिया की जर्नी ज़्यादा अलग नहीं है वेनेजुएला से। सऊदी अरेबिया ने एसेंशियली एक्सॉन को बुलाया और उन्हें कई दशकों तक खुद को लुटाने दिया, इससे पहले कि उन्होंने उसका टेक ओवर कर लिया। और ये बेसिकली आइडेंटिकल है जैसा कि वेनेजुएला ने किया था शेल के साथ बजाय कि एक्सॉन के। अगर जो भी हो, वेनेजुएला आगे था सऊदी अरेबिया से जब बात आई ऑयल को ढूंढने की और नेशनलाइज करने की उसे। तो आखिर अंत में इन दोनों देशों के अलग अलग हालात क्यों है आज? वेल, एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी पे आती है। मुझे पता है हम सब में से ज़्यादातर लोग अथॉरिटेरियन रेजिमेंट्स जैसे सऊदी अरेबिया उनके फ़ैन नहीं है, मगर ये ऐसे कुछ केसेस में से हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप होना उसने देश की मदद करी हो। अब देखो, जो सऊदी के राजा और प्रिंसेस हैं वो हमेशा बिग पिक्चर पे फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के सेल्फिश रीजंस की में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि देश अच्छा कर रहा है उनकी फैमिली काफ़ी अच्छे से करेंगी और वो कंट्रोल भी रखेंगी और काफ़ी अमीर हो जाएंगे वो लोग। सेम चीज़ जो है वो वेनेजुएलन लीडरशिप के बारे में नहीं कही जा सकती। अब सिर्फ इसलिए कि देश 20 से 30 सालों तक काफ़ी अच्छा काम करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फैमिलीज अच्छा करेंगी। वो जो टाइम है उनको पावर मिली हुई है वो बहुत कम होती है, इसी की वजह से वो इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके वो उठाते हैं। दूसरे शब्दों में उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है उस समय पैसे चुराने का जब तक वो पावर में है। और इसी वजह से 100 बिलियन डॉलर्स गायब कर लिए गए थे कंट्री ऑफिशियल्स के द्वारा 1972 से 1997 के बीच में। और इसी वजह से वेनेजुएलन गोल्ड और करेंसी रिजर्व जो है सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स है, वहीं पे सऊदी अरेबियन रिजर्व जो है वो 473 बिलियन डॉलर्स है।
लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाने साथ साथ अपने पैसों को बचाने के साथ ही सऊदी अरेबिया ने पैसों को री इन्वेस्ट किया ज़्यादा एफिशिएंटली देन वेनेजुएला। सऊदी अरेबिया ने अपने ज़्यादातर पैसों को इंटरनेशनल टैलेंट बुलाने में लगाया। इसी की वजह से 85% जो सऊदी के इंजीनियर्स और 18% सऊदीज़ के सीईओज हैं एक्चुअली बाहर रहते हैं। और विजन 2030 परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का। इन द मीन टाइम वेनेजुएला एम्ब्रेस करा था सोशलिज्म को और अपना सारा पैसा जो है सोशल प्रोग्राम्स में लगा रहा था, साथ साथ सब्सिडाइज कर रहा था कई सारे रोज़मर्रा की चीज़ों को। तो जैसा कि सऊदी अरेबिया लेस डिपेंडेंट बन रहा था ऑयल पे, वेनेजुएला ज़्यादा डिपेंडेंट बन रहा था ऑयल पे। हालांकि चीज़ें ये काफ़ी अच्छे से चलती हैं जब ऑयल मजबूत होता है, ये चीज़ सही से नहीं चलती जब ऑयल वीक होता है। और एग्जैक्टली यही हुआ 2014 में जब ऑयल के प्राइसेस क्रैश हुए और वेनेजुएलन इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो गई। हालांकि ये क्रैश जो है किसी तरह से सऊदी अरेबिया के लिए अच्छा नहीं था, मगर वो कंफर्टेबली इसको दूसरी साइड तक पहुंच पाए, ना कि किसी रीज़न की वजह से, डिसीजन की वजह से जो कि उन्होंने क्रैश में किया, मगर क्योंकि उन्होंने कई दशकों से राइट डिसीजंस लिए थे। आज सऊदी अरेमको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक है और यूजुअली सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। अब ऑफ कोर्स ये इनसेन ऑयल प्राइसेस जो है वो हमेशा तो नहीं चलेंगी और चीज़ें इवेंचुअली कूल डाउन करेंगी होपफुली। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेमको के प्रॉफिट जो है वो भी कूल डाउन करेंगे समय के साथ। मगर इन सारी चीज़ों का ये मतलब है कि वो सिर्फ $100 बिलियन का प्रॉफिट करेंगे हर साल, बजाय कि 200 या 300 बिलियन डॉलर्स का जो कि वो आज कर रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म से जूम आउट करें तो जो पूरी दुनिया है वो ऑयल से दूर जा रही है, मगर ये प्रोबेबली सऊदी अरेबिया को इम्पैक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो पहले से ही ऑयल से ही दूर जा रहे हैं और क्योंकि वो अपने कार्ड्स को एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिकली खेल रहे हैं जब से उन्होंने ऑयल को ढूंढा था। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी रीज़न होगा जिसकी वजह से इस चीज़ को बदलाव आएगा कहीं। और तब तक सऊदी अरेबिया कुछ ही ऐसे देशों में से एक रहेगा जहाँ पे अथॉरिटेरियन रेजिम है जो है एक्चुअली काम कर चुका है, एटलीस्ट इकोनॉमिकली तो। और अगर हम सोशली बात करें तो ये बिल्कुल अलग स्टोरी है और ये किसी और वीडियो का टॉपिक होगा। क्या आपको रियलाइज़ हुआ सऊदी अरेमको के प्रॉफिट्स कितने ज़्यादा थे? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि ऑयल के प्राइसेस को कम होना चाहिए अभी बजाय कि बाद में। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।